नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज बात कांग्रेस के उस मेगा प्लान की जो उन्होंने संगठन सृजन जो साल दिया है 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक का संगठन सृजन, यानी संगठन को मजबूत करना, संगठन को खड़ा करना। इसको लेके बातें बहुत सारी पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ज़रा सीरियसली मामले को लिया है। और अब तो राहुल गांधी भी खुल के संगठन की कमज़ोरी और संगठन की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए कहने लगे हैं। जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से उन्हें बाकायदा एक वार्निंग के साथ अपॉइंट किया गया है, जिसमें वार्निंग मतलब जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही दोनों का जिक्र किया गया है, तो ये सारी चीज़ें बता रही कि इस बार कांग्रेस सीरियसली ले रही है। और इसीलिए शायद गुजरात में उन्होंने अपना स्पेशल जो सेशन है 8 और 9 अप्रैल को 64 साल बाद गुजरात जा रहे हैं, वो रखा है। अब इसके तहत ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में एक साथ कांग्रेस एक ही तरह से काम शुरू कर दे, फिर तो ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई है कांग्रेस ने कि राज्यों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ये अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग कारणों से जो है वो बनाई गई हैं और उसी हिसाब से उन राज्यों पर काम होगा। अब मैं आपको एक पहले कैटेगरीज बता देता हूं कि पहली कैटेगरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उन राज्यों की है जहां कांग्रेस है तो सबसे कमज़ोर, लेकिन पार्टी चाहती है कि वहाँ सबसे पहले संगठन मजबूत किया जाए और वहाँ पार्टी को सबसे पहले खड़ा करने की शुरुआत की जाए। क्योंकि कमज़ोर हिस्से पे सबसे पहले इलाज शुरू करेंगे तो जो मजबूत हिस्से हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा अच्छा असर होगा। इसलिए सबसे पहले ऐसे राज्यों को चुना है और ये राज्य हैं कैटेगरी 1 में गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से कांग्रेस सक्रिय भी बहुत ज़्यादा है। गुजरात में आपको मालूम है राहुल गांधी खुद 2 दिन कार्यकर्ताओं से मिल के आए हैं, पदाधिकारियों से मिल के आए हैं और अब 64 साल बाद 2 दिन का वहाँ पर सम्मेलन भी कांग्रेस कर रही है 8 और 9 अप्रैल को। तो इसी से आप समझ जाइए कि गुजरात को प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ कांग्रेस ने रखा हुआ है या राहुल गांधी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ रखा हुआ है। उसी तरह से उड़ीसा में आपने देखा होगा, उड़ीसा से भी कांग्रेस गुजरात की तरह कई सालों से गायब है। पहले नवीन पटनायक राज करते रहे, अब बीजेपी की सत्ता है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी कांग्रेस ने रिवैम्प में शुरुआत में ही सबसे पहले वहाँ के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं भगचरण दास, उन्हें नियुक्त किया और लल्लू सिंह को यूपी से भेजकर उन्हें वहाँ का इंचार्ज बनाया गया। और आजकल देखिएगा ये दोनों चेहरे आपको या तो उड़ीसा की सड़कों पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर आपको प्रेस में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते नज़र आएंगे, लेकिन सड़कों पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो गुजरात, उड़ीसा दोनों कांग्रेस एक तरह से ख़त्म जैसी हो गई है, उठाने की वहाँ से शुरुआत हुई है। उसी में अब तीसरा राज्य आप उत्तर प्रदेश मान के चलिए। उत्तर प्रदेश को कांग्रेस में उड़ीसा और गुजरात के मुकाबले थोड़ा अच्छा उम्मीद मतलब रिस्पॉन्स मिला 2024 में, जब 6 सीटें जीत ली। अमेठी सीट्स बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो जीती कांग्रेस ने। राहुल गांधी खुद वहाँ से सांसद है। राहुल गांधी ने केरल छोड़कर उत्तर प्रदेश को चुना, तो जब उत्तर प्रदेश राहुल गांधी ने चुना वहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में उत्तर प्रदेश आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ ये है कि अखिलेश यादव के साथ क्या समीकरण बैठते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में उड़ीसा, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश भी है। और जो चौथा राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आप उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी हो, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें देता है वो राज्य महाराष्ट्र है। और अभी के लोकसभा चुनाव में आप वहाँ से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में तुरंत आपको उल्टा असर हो गया और आप बुरी तरह से पिट गए। तो वहाँ लगता है कांग्रेस को कि कुछ है जो गलती एक आध हुई है, अगर वो ठीक कर लेंगे तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सही समीकरण बैठता है
तो बीजेपी के हाथ से वो भी निकलता है। इसलिए ये 4 राज्य कांग्रेस की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से काम होता आपको नज़र आएगा। अब इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 2। इस कैटेगरी में वो राज्य हैं जहां पर अब चुनाव होने हैं या आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। यहाँ पर स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश, गुजरात के मुकाबले दूसरी तरह से होगी। यहाँ पर रोल वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप बनने वाला है प्रियंका गांधी की देखरेख में, उसका इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है और इन राज्यों की स्ट्रेटजी उनके हिसाब से बनेगी। उससे पहले यहाँ पर लेकिन संगठन बनना ज़रूरी है, संगठन कमज़ोर है उसको ठीक करना ज़रूरी है और जहाँ है ही नहीं वहाँ बनाना ज़रूरी है। गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अगर प्रायोरिटी में ऊपर हैं तो उसके बाद मेन जो है वो राज्य हैं ये, जिसमें बिहार, केरल, असम, पंजाब और उत्तराखंड है। आपको मालूम है सबसे पहले तो बिहार है, सामने खड़ा है, इसीलिए बिहार को लेकर तुरंत प्रभारी नियुक्त किया गया है, प्रभारी को भेज दिया गया है, कन्हैया जा रहे हैं वहाँ, पप्पू यादव है वहाँ पर। बिहार को लेकर काम शुरू हो चुका है, असम को लेकर काम शुरू हो चुका है। बस मुझे लगता है गौरव गोगोई को लेकर कुछ क्लैरिटी होनी है, वो जल्द हो जाएगी। असम पे काम शुरू है। केरल कांग्रेस का गढ़ है, केरल में भी लगातार जिस तरह से केसी वेणुगोपाल और दूसरों को अब भेजा जा रहा है, इसका मतलब केरल में भी काम शुरू हो चुका है। पंजाब में काम मैंने आपको बताया, पंजाब में भूपेश बघेल को खास करके भेजा गया। कल शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि भूपेश बघेल की पंजाब में क्या इंपॉर्टेंस है, पंजाब में क्यों भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अकाली दल की ज़मीन को बीजेपी हड़पने की कोशिश कर रही है और एक अल्टरनेट के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं होने देना चाहती कांग्रेस। ये गलती तेलंगाना में करके देख चुकी है कांग्रेस, अब पंजाब में इस गलती को नहीं दोहराना चाहती, इसलिए भूपेश बघेल को वहाँ भेजा है। और 27 में वहाँ चुनाव भी होने हैं। केरल के अलावा अगर किसी राज्य में कांग्रेस को अभी सबसे ज़्यादा उम्मीद है तो वो पंजाब से है, तो इसलिए पंजाब प्रायोरिटी लिस्ट में कैटेगरी नंबर 2 में है। और उसके साथ ही आपको मालूम है उत्तराखंड, अगर यूपी में जब चुनाव हुए तो उत्तराखंड के भी चुनाव होने, तो उत्तराखंड भी इन्हीं चुनाव की वजह से लिस्ट में है। हालांकि ऊपर दिए गए सब राज्यों का जिनका मैंने नाम लिया उनमें काम शुरू हो चुका, उत्तराखंड में भी शुरू होना बाकी है, लेकिन लिस्ट में दूसरी कैटेगरी में उत्तराखंड है। अब तीसरी कैटेगरी है वो जहां कांग्रेस को लगता है कि उनकी जड़ें तो है, वो जड़ें कहीं दब गई है, मिट्टी के नीचे दब गई है, उस मिट्टी को हटाना चाहती है और वापस अपनी जड़ों को बाहर लाना चाहती है, अपना पेड़ उगाना चाहती है। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां हाल फिलहाल में सरकारें रही हैं कांग्रेस की। मेरे ख्याल से अगर आप पीछे जाएं तो हर इसको दिल्ली को छोड़कर बाकी सब जगह हाल फिलहाल में सरकारें रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 18 महीने के लिए रही है, लेकिन सरकार तो आई थी। तो ये ऐसे राज्य हैं जो एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा पौधा मुरझा गया है बिना पानी के। कांग्रेस को लगता है यहाँ पर दाना पानी इस पौधे को ठीक से देंगे तो यहाँ पर पार्टी फिर से अपने आप को खड़ा कर सकती है, पार्टी मजबूत हो सकती है। हाल ही में यहाँ से सत्ता से बाहर हुई है या हाल ही में सत्ता रही है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो इसलिए इन राज्यों को इस कैटेगरी में रखा गया है। फिर एक कैटेगरी आती है, अगली कैटेगरी 4। ये कैटेगरी वो है जहाँ पर कांग्रेस की अपनी सरकारें हैं। अभी इनकी स्ट्रेटजी इस चीज़ पे इनका स्ट्रेटजी ये बनाई जा रही है कि यहाँ पर सरकारों का जो कामकाज है उसका इवैल्यूएशन वक्त वक्त पर होना चाहिए। जो वादे किए गए थे चुनाव में वो कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए, और जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, उन सब की एक रिपोर्ट मांगी जाएगी इन राज्यों से। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, और इसी में नॉर्थ ईस्ट को भी कांग्रेस ने रखा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हालांकि सरकार तो नहीं है, असम को छोड़ के जो बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ भी इनको इसी कैटेगरी में रख रही है जहाँ पर अपनी राज्य है कि भाई क्या ऐसी नाराज़गियाँ हैं लोगों की जिसे कांग्रेस दूर कर सकती है, वक्त रहते दूर कर सकती है।
अफोर्ड नहीं कर सकती कांग्रेस आज की डेट में कि उनकी राज्य सरकारें इससे कम हो। इसको बढ़ाना चाहती है कांग्रेस अपने संख्या राज्य सरकारों की, कम करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए इन राज्यों को एक स्पेशल कैटेगरी 4 में रखा गया है, जिनको लेके एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अब आती है एक आखिरी कैटेगरी 5। ये है वो राज्य जिसको लेकर कांग्रेस में अभी कोई क्लियर फैसला नहीं है, अनडिसाइडेड है। यहाँ पर पार्टी को अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस स्ट्रेटजी को लेके या क्या लाइन लेकर पार्टी आगे बढ़े। पहले मैं इन राज्यों के नाम आपको सुना देता हूँ। इसमें है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और यूनियन टेरिटरीज। दो के तो क्लियर है कि तमिलनाडु में स्टालिन मजबूत साथी है, उन्हीं के साथ फिलहाल पार्टी जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ किसी तरह के विवाद में सरकार जो है वो नहीं आना चाहती, सरकार में भी है अभी वहाँ पर, तो इसलिए कांग्रेस वहाँ झारखंड में क्लियर है कि अभी फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डालिए, जिसको लेके मतलब ऐसे राज्य हैं जहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं है, तमिलनाडु और झारखंड। पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति थोड़ी सी क्लियर नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट के साथ कांग्रेस का क्या ताना बाना बैठता है। अब ममता बनर्जी का जो रुख है वो भी क्लियर नहीं है। ममता बनर्जी कभी तो कांग्रेस को पूरी कर जाती हैं, कभी कभी कुछ इशारा भी कर देती हैं। कांग्रेस को लगता है शायद ममता बनर्जी बीजेपी की बढ़ती वहाँ प्रेजेंस को देखते हुए शायद हो सकता है कि खुद ऑफर करे कांग्रेस को साथ आने के लिए। और अगर इन केस नहीं करती है तो क्या कांग्रेस को लेफ्ट के साथ टिके रहना है या नहीं टिके रहना, ये भी अभी डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी ठंडे बस्ते में है, फिलहाल अनडिसाइडेड है, इसलिए पश्चिम बंगाल को इस लिस्ट में डाला गया है। यही हाल त्रिपुरा का भी है। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, झारखंड ये हो गए, और यही गोवा को लेकर स्थिति है। और जम्मू कश्मीर को लेकर ये स्थिति है कि अभी तक उमर अब्दुल्ला का कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कभी उमर अब्दुल्ला लगते हैं बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कभी लगता है कि नहीं जा रहे हैं। ये भी अभी उहापोह की स्थिति है। तो कांग्रेस इसको भी अभी अनडिसाइडेड कैटेगरी में डाल रही है विद अदर यूनियन टेरिटरीज। तो ये कैटेगरीज हैं, 5 तरह की कैटेगरीज जो कांग्रेस ने बनाई है, जो सूत्र बता रहे हैं। अगर नहीं बनाई है तो मैं कहता हूँ बना लीजिए इसको लेके, क्योंकि ये राज्य ऐसे हैं जहाँ कैटेगरी वाइज स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो एक स्ट्रेटेजी पे नहीं चल सकती, हर राज्य के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और उन राज्यों को ऐसे ही ग्रुपिंग में बांटकर अलग अलग रणनीति बनाएंगे हर ग्रुप को, तो कांग्रेस के लिए आसान होगा। नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा और फिर उस चक्कर में कुछ भी नहीं पक पाएगा। इसलिए बेहतर है कि ये जो कैटेगरीज पे अगर काम हो रहा है उस कैटेगरी के हिसाब से अगर रणनीति बन रही है तो एक काम भी बढ़ जाएगा, और दूसरी बात उनको मॉनिटर करना, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखना भी आसान होगा। जिनको जिम्मेदारियां दी जाएगी उनकी जवाबदेही भी आसान होगी। उनको अपना क्लियर होगा कि हमें इस राज्य में इस एंगल से फोकस करना है। सपोज़ जो इलेक्शन वाले राज्य हैं वहाँ की टीम को इलेक्शन के हिसाब से वहाँ काम करना है, जो सबसे कमज़ोर राज्य हैं उनको उस हिसाब से काम करना है, और जिन राज्यों में थोड़ा दाना पानी की ज़रूरत है उनको उस हिसाब से काम करना है। तो ये एक मेगा प्लान जो निकल के आ रहा है, अगर ये प्लान सही है और इस प्लान पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया जाता है तो फिर कांग्रेस के लिए चीज़ें आसान होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, वही जो राहुल गांधी ने गुजरात में कहा, पहले इंटरनल सफाई ज़रूरी है, इंटरनल छानना ज़रूरी है। छानने के बाद जो कंकर पत्थर है उसको साइड कीजिए, जो सही माल है उसको सही उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ड्यूटी दीजिए और परफॉर्म करने को कहिए। जो फेल होता है जवाबदेही उसकी रखिए, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे इनाम भी ज़रूर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।